नमस्कार, वैतवाधारा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लालू विश्वकर्मा। इस वक्त देश भर में राष्ट्रीय गौमाता सम्मान को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं और शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। आइए इसी विषय पर हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक गौ सेवक मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं कि राष्ट्रीय गौमाता का दर्जा अगर गाय को दे दिया जाता है तो क्या गौ माता की समस्या का समाधान हो जाता है। आइए इसी विषय पे हम आगे बात करते हैं। भैया जी, क्या शुभ नाम है आपका? ऋग्वेश शर्मा नाम है मेरा। शर्मा जी, आज जो देश भर में ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा प्राप्त हेतु, तो क्या दर्जा प्राप्त होने से आज जो गाय सड़कों पे भटक रही हैं, जिनको निष्कासित कर दिया गया है, तो क्या उनकी समस्या का समाधान सम्मान से मिल जाता है? जी हाँ, पूर्णतः मिल जाएगा इससे सम्मान, क्योंकि गाय लोगों ने हृदय से निकाल दी है। जैसे ही गाय को गौ माता का दर्जा सरकार प्रशासन के द्वारा मिलेगा तो कुछ भूमिका सरकार की रहेगी, कुछ प्रशासन की रहेगी, कुछ प्रजा की रहेगी। तीनों की भूमिका संयुक्त जैसे ही चरितार्थ होगी तो गाय को पुनः वैसा ही सम्मान मिल जाएगा जैसे पूर्व में गाय को प्राप्त था। नहीं, सम्मान एक अलग चीज़ होती है। सम्मान कहा जाए तो एक उनको दर्जा होता है, पर स्थान नहीं होता है। आज जो घरों पे गाय भटक रही है, कहीं ना कहीं उनके लिए बेसहारा छोड़ दिया गया है। ना चरवाहे के लिए उनके लिए कोई भूमि है, ना घर में कोई स्थान है, ना उनके ऊपर छत है, ना भोजन है। तो सम्मान से उनको छत और भोजन कैसे प्राप्त हो जाएगा, आप थोड़ा समझाना चाहेंगे? पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने एक केस गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक लड़ा है, उसमें हम लोगों को जीत भी हासिल हुई है। उसमें 65,000 हेक्टेयर भूमि गाय के जो चरनोई भूमि है वो लोगों ने कब्जा कर रखी है या फिर बंजर पड़ी है। किसी पे शौचालय बना दिए गवर्नमेंट ने, किसी पे शासकीय स्कूल बना दिए। जैसे ही चरनोई भूमि मुक्त होगी, गवर्नमेंट इसमें प्रयास कर रही है, अभी कुछ चरनोई मुक्त कराई भी हैं और कुछ गौसेवक आगे आए समाज से और उन चरनोइयों पे गौचर की व्यवस्था करें जैसे पहले पूर्व में होती थी। और तो और मुगल काल में भी मतलब चरनोइयों को नष्ट नहीं किया गया था, पर अभी वर्तमान में सरकार ने चरनोइयों पे कब्जा कर लिया, लोगों ने, किसानों ने कब्जा कर लिए। चरनोई मुक्त होने से एक बहुत बड़ा बदलाव गाय के पक्ष में आएगा। क्योंकि आज जो गाय सड़कों पे भटक रही हैं, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? आप किसको मानते हैं इनका दोषी? कौन है जिम्मेदार? प्रथम दोषी तो हिंदू सनातनी धर्म के लोग ही हैं, जो वैसे तो रोज़ मंदिरों में और अपने घर की आरतियों में गाय के जयकारे लगाते हैं, गाय को प्रणाम भी करते हैं, बट एक रोटी देने तक उनकी सेवा सीमित हो गई है। प्रथम दोषी प्रजा है, फिर उसके बाद शासन का दूसरे नंबर आता है। कहते हैं भारतीय संस्कृति में और सनातन धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। अब जिसको दिया माँ का दर्जा, आखिर आज उसकी दुर्दशा के जिम्मेदार कौन है? हमारे देश में हम अपनी गायों को माँ का दर्जा देते हैं, नदियों को माँ का दर्जा देते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी घर की बहू बेटियों को भी हम माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा का ही दर्जा देते हैं। आज उनकी दुर्दशा सबसे अधिक है, खास तौर से गाय की सबसे अधिक है। पर हम एक तरफ बड़े बड़े पूजा पाठ हवन यज्ञ कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी 33 कोटि देवी देवता वाली गौ माता सड़कों पे निवास कर रही है। तो ये बड़े बड़े पूजा पाठ हवन यज्ञ का हमें कोई भगवान प्रतिफल देगा? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। किसी भी यज्ञ का, किसी भी हवन का, किसी भी भागवत का, रामायण का, किसी का भी पुण्य, जब तक गाय का रक्त इस धरती पे बह रहा है तब तक किसी तरीके का कोई पुण्य, किसी तरीके का कोई लाभ हिंदू सनातनियों को नहीं मिल सकता। इसीलिए वो सब चीज़ों का जो प्रभाव है वो बहुत कम हो गया है। ये सब यज्ञ अनुष्ठान हवन पूजनों का प्रभाव कम देखने को मिलता है और उसका कारण मूल रूप से गाय ही है। वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो आज हमारे सनातनियों में जागरूकता का अभाव है, जागरूकता की ज़रूरत है। अगर हम एक दिवाली गौ माता वाली करें तो हो सकता है गौ माता की समस्या का समाधान निकल जाए। हर घर में कहीं ना कहीं 1000, 2000, 4000, 50,000 के पटाखे आते हैं। एक छोटी सी गौशाला मैं भी संचालित कर रहा हूं और मैं एक रिसर्च कर रहा हूं कि कैसे हम गायों को घर पे रखकर भोजन और छत मुहैया करा सकते हैं। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, पर इस भूमिका को और इस जो हम रिसर्च कर रहे हैं, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। चूँकि आप भी गौशाला संचालित कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि एक गाय को घर पे रखने का मंथली लगभग 3-4 हज़ार रुपये का खर्च आता है। तो अब कहीं ना कहीं हम बेवजह पटाखों में आग लगाकर वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण करते हैं। तो क्यों ना हमारे जो साधु संत हैं, प्रवचन करता हैं, वो कथा भागवत जी के माध्यम से ये जागरूक क्यों नहीं करते कि भैया हम बेवजह खर्च करते हैं, वो किसी भी गौशाला में जाके दान करें तो खास उस पैसे से गाय को भोजन और छत तो मुहैया हो सके। कहते हैं खेतों में बैलों ने हल चलाया था तब जाके अन्न उपजा था, और आज हमारे पूर्वज उनका भरण पोषण किया था, आज सब लोग भूल चुके हैं। तो आप कहीं ना कहीं कृषि से और गाय को आय की सोच से जोड़ने की आवश्यकता मानते हैं क्या? जी बिल्कुल, गौ आधारित कृषि हमारे भारत देश में पहले से ही प्रचलित थी
और गाय हमारे देश की जीडीपी का आधार थी। गौ, अगर एक गाय किसी के पास है, एक नंदी बाबा किसी के पास है, तो वो कभी भी भूखा नहीं मर सकता, ऐसा हमारे देश में मान्यता थी। और वैसे भी अगर प्रैक्टिकली अपन देखें तो किसी के घर में एक गाय है, दूध को संपूर्ण आहार बताया है, तो गाय अगर किसी के घर में है तो वो उसका गोबर भूमि में डालकर खाद का उपयोग करके अन्न उगा सकता है। गौमूत्र से उसके कीटनाशक का काम हो जाएगा। दूध, दही, घी, गाय के जो प्रोडक्ट हैं, गब्य पदार्थ हैं, उनसे उसका भरण पोषण हो जाएगा, अन्न भी उग जाएगा और हम किसी पे आधारित नहीं रहेंगे। जैसे देश में अभी देखा जा रहा है कि हम लोग अन्य अन्य देशों पे डिपेंड हैं और जो नई समस्याएं देश में उत्पन्न हो रही हैं उनका कारण डिपेंडेंसी ही है। कहीं ना कहीं नैनो फैमिलियाँ हो गई, न्यूक्लियर फैमिलियाँ हो गई, उनका कारण भी यही है कि संयुक्त परिवारों में पहले गौ आधारित कृषि होने आसान था। अब परिवार में 4 लोग हैं तो गाय रखना भी कठिन हो रहा है, गौ आधारित कृषि करना भी कठिन हो रहा है। न्यूक्लियर फैमिलियाँ सबसे बड़ा दंश है अपने देश के लिए, जो विदेशों की जो मेडिकल फार्मा माफिया कह लो या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह लो या फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कह लो, इन लोगों का एक षड्यंत्र था कि देश में संयुक्त परिवार खत्म हो जाए, जिससे अपनी जो अर्थव्यवस्था थी वो गड़बड़ हो जाएगी। एक परिवार में अगर जैसे कि आप एक वाहन यूज़ करते हैं, पर अगर न्यूक्लियर फैमिली हो जाएगी तो आपको 4 वाहनों की ज़रूरत होगी, 4 टीवी की, 4 कूलर की ज़रूरत होगी। तो ये षड्यंत्र अपने देश में धीरे धीरे व्याप्त कर दिए गए। अपने देश की जो मूल नस्लें थी गाय, देसी गौवंश था जो अपना, उसे नष्ट कर दिया गया। धीरे धीरे उसकी जगह जर्सी जो HF काऊ है उसको प्लांट कर दिया गया। तो ये षड्यंत्रों के कारण कहीं ना कहीं हिंदू समाज ने समझ नहीं पाया और उसमें सम्मिलित हो गया और उसी में। चलिए, आपके विचार बहुत अच्छे लगे। एक छोटा सा आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। हमारे देश में भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की कई तरह की योजनाएं चल रही हैं, जो योजनाएं कहीं ना कहीं गाय के लिए दुष्परिणाम ही दे रही हैं। क्या आप मानते हैं कि लाडली बहना की जगह लाडली जैसी गौ माता योजना आनी चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। और भी बहुत सारी योजनाएं, जैसे कि हम लोगों ने प्लान किया है कि सरकार के सामने एक फॉर्मेट बना के दिया है, जैसे रेरा TNC होता है, उसमें कई प्रावधान होते हैं कॉलोनाइजर्स के लिए कि वो एक पार्क छोड़ें, एक मंदिर के लिए जगह छोड़ें, EWS के लिए प्लॉट छोड़ें। तो रेरा TNC में एक प्रावधान होना चाहिए कि एक 20/80 की जगह गौ माता के लिए कॉलोनाइज़र ही छोड़े। जो कॉलोनी में अपने फ्लैट, छोटे छोटे फ्लैटों में गाय नहीं रख पाते, उनके घर में असुविधा रहती है गाय रखने की, तो वो वहाँ पर अपनी गाय को रख सकते हैं, शुद्ध दूध और उसका भरण पोषण वो वहीं जाकर कर सकते हैं। तो ये हम लोगों की तैयारी है, आगे बहुत अन्य प्रयास कर रहे हैं, योजनाएं हैं। आपका बहुत अच्छा विचार है। कई कॉलोनी वाले तो गाय रखने की परमिशन नहीं देते। ये हमारे यहीं बासोदा में देखने को मिलता है। वो कॉलोनाइजर की समस्या रहती है, क्योंकि क्या है, लोग उसमें भैंस पाल लेते हैं, डेयरी खोल लेते हैं, बट गौ सेवा के लिए एक स्थान अगर कोई नियुक्त कर दे वहाँ पर, तो हर सनातनी के मन में इच्छा तो रहती है कहीं ना कहीं गाय की, शुद्ध दूध की, घी की इच्छा तो रहती है। बट किसी कारणों से कमाने वाला एक है परिवार में, उसके बाद महिलाएं, बच्चे हैं घर में, तो वो गाय को थोड़ा कठिन समझने लगा। चलिए भैया जी, बेतवाधारा को समय देने के लिए हृदय से आभार। तो ये थे हमारे साथ वो गौ भक्त जो लालाएं संचालित कर रहे हैं। अब देखना ये है कि हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और गाय को लेकर हमारे सनातनी लोग कितने जागरूक होते हैं। मैं था आपके साथ लालू विश्वकर्मा, बेतवाधारा, गंज बासुदा।